Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, बंद स्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? ए मुस्लिम समाज में, बी हिंदू समाज में, सी ईसाई समाज में, डी आदिवासी समाज में। तो यह क्वेश्चन क्या है? स्तरीकरण से संबंधित है। तो देखते हैं इसे। स्तरीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन इसमें एक वर्ड है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा जिसका अर्थ होता है लेयर्स, अर्थात जो हमारी सोसाइटी में जो असमानताएं हैं, अर्थात हमारे समाज में व्यक्ति उच्चता निम्नता के क्रम में व्यवस्थित है, असमानता है, उसे ही हम स्तरीकरण कहते हैं। और स्तरीकरण ये क्या है? दो भागों में बटा होता है। स्तरीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है बंद स्तरीकरण, एक होता है खुला स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण क्या होता है? इसमें जो स्ट्रेटा है अर्थात जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे में आ जा नहीं सकते हैं। लेकिन खुला में क्या होता है? एक स्तर के लोग दूसरे स्तर में आ जा सकते हैं। तो यह खुला स्तरीकरण होता है। इसका एग्जाम्पल होता है जाति, और खुला स्तरीकरण का एग्जाम्पल हो जाता है वर्ग। तो अर्थात हमारा आंसर क्या मिल गया? हिंदू समाज में बंद स्तरीकरण का स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी, क्योंकि यहाँ स्तरीकरण में जाति में क्या है? एक स्तर से दूसरे स्तर में नहीं जाया जा सकता। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन है। ए सामाजिक समस्याओं का, बी सामाजिक अन्याय का, सी सामाजिक असमानताओं का, डी सामाजिक विघटन का। तो यहाँ सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन सामाजिक असमानताओं का है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। असमानताओं की जब हम चर्चा करते हैं तो इसके अध्ययन में मुख्य रूप से 2 चीज़ों को हम देखते हैं। पहला होता है सामाजिक विभेदीकरण और दूसरा होता है सामाजिक स्तरीकरण। विभेदीकरण नाम से ही है कि विभेद होता है, अर्थात कोई चीज़ है, एक ये भी है, यह भी है, यह भी है, लेकिन इनमें कोई क्रम नहीं होता है। सभी अब एक दूसरे के लिए या अपने अपने जगह पे सभी का महत्व है, लेकिन इनमें उच्चता निम्नता का कोई क्रम या भावना नहीं होती है। जबकि स्तरीकरण में ये क्या है? स्ट्रेटा है, अर्थात यह लेयर्स है। उच्चता निम्नता की इसमें क्रम होता है, उच्चता निम्नता की इसमें भावना होती है, अर्थात इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये लेयर है और इसके ऊपर ये लेयर है। तो एक दूसरे के ऊपर स्तरण लेयर्स के रूप में बने होते हैं। सोसाइटी में उच्चता निम्नता की भावना होती है, इसे ही हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। एक और वर्ड आ जाता है संस्तरण। तो संस्तरण में हायरार्की, यह किसने दिया था? लुई ड्यूमा ने दिया था। लुई ड्यूमा जाति से संबंधित वो हायरार्की देते हैं। होमो हायरार्किस इनकी बुक है। वो कहते हैं कि भारतीय समाज में जो जाति क्या है वो संस्तरणात्मक स्वरूप में है, अर्थात जो स्ट्रेटा है, जो लेयर है, वो क्या उनमें रैंकिंग है, अर्थात 1 2 3 4 इस तरह से करके उनमें रैंकिंग है। इसे ही हम, जहाँ रैंकिंग की बात आ जाएगी तो वह संस्तरण हो जाता है, जहाँ रैंकिंग नहीं बस उच्चता निम्नता की भावना रहेगी तो वह स्तरीकरण होगा। लेकिन जब किसी में उच्चता निम्नता की भावना नहीं रहेगी, जब 2 चीज़ें अलग अलग स्पष्ट रूप में दोनों में अंतर दिखाई देगा तो वो विभेदीकरण होगा। तो अर्थात यह एक तटस्थ अवधारणा है। तो इस तरह से 2 का आंसर हमारा यहाँ मिल गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यह किसका कथन है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे अस्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं? ऑप्शन ए ट्यूमिन, ऑप्शन बी सोरोकिन, ऑप्शन सी जिन्सबर्ग, ऑप्शन डी सदरलैंड एवं वुडवर्ड।
तो यह एक परिभाषा है, यह एक कथन है। तो कथन में यह क्या कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण में कुछ अस्थायी समूहों और श्रेणियों में जो उच्चता निम्नता की भावना होती है और उच्चता निम्नता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से यह जुड़े होते हैं, उसे ही हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इस तरह की परिभाषा कौन देते हैं? जिन्सबर्ग महोदय देते हैं। तो 3 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ सी। इससे हम लोग क्या समझे कि परिभाषाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उन्हें याद करने के लिए हमें कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को पकड़ना होता है। तो यहाँ इस परिभाषा में हमारा कीवर्ड क्या हो गया है? अस्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त। अर्थात यह स्तरीकरण में समूहों और श्रेणियों के उच्चता निम्नता का क्रम या उनमें संबंध की यह बात करते हैं। तो इस तरह की परिभाषा गिन्सबर्ग महोदय की हो गई। ट्यूमेन महोदय की बात करें तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक असमानता चेतन रूप से संरचित होती है। चेतन रूप से संरचित होती है। नोट करते जाइएगा, सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, परिवर्तन इत्यादि, ये सारी जो टॉपिक्स हैं, चाहे जो भी चीज़ मैं यहाँ लिखवाती हूँ, लिखती हूँ, उसे आप नोट करते जाएंगे तो यह आपके एक नोट्स की तरह भी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन से संबंधित जो भी अन्य जानकारियाँ वो भी आपको यहाँ मिल रही हैं। यह जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से या हर तरह से आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सोरोकिन की बात करें कि सोरोकिन ने कहा है कि स्तर विहीन समाज मात्र कल्पना है या कल्पना मात्र है। स्तर विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। गिन्सबर्ग की तो परिभाषा हम लोगों ने देख ली। सदरलैंड एंड वुडवर्ड कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक अंतःक्रिया या केवल अंतःक्रिया भी हो सकता है, अंतःक्रिया एवं सामाजिक विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। मैं यहाँ सिर्फ कीवर्ड्स को ही पकड़ रही हूँ, वैसे तो परिभाषाएं इन सब की बहुत बड़ी बड़ी हैं। मुख्य रूप से हमने क्या पढ़ा कि ट्यूमेन महोदय असमानता की बात करते हैं, जिसमें वह कहते हैं, इनका वर्ड हो गया चेतन रूप से संरचित होती है। सदरलैंड एंड वुडवर्ड की जो परिभाषा है वह कहते हैं कि स्तरीकरण क्या है? अंतःक्रिया और विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। सोरोकिन कहते हैं कि स्तरविहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी तरह से हम कीवर्ड्स कुछ शब्दों को पकड़कर ही हम परिभाषाओं को याद कर पाएंगे, नहीं तो परिभाषाएं याद करना बहुत ही एक कठिन काम है। तो 3 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे परिवर्तन नहीं होता है? ए सामाजिक गतिशीलता, बी क्षैतिज गतिशीलता, सी लंबवत गतिशीलता, डी संरचनात्मक गतिशीलता। अब यहाँ जो क्वेश्चन आ गया वो गतिशीलता से संबंधित हो गया। तो गतिशीलता की बात कौन करते हैं? सोरोकिन महोदय करते हैं। कहते हैं कि किसी भी स्थिति या पद में परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। इसकी बात कौन करते हैं? सोरोकिन महोदय बहुत ही स्पष्ट रूप से करते हैं। इनकी गतिशीलता को हम सांस्कृतिक गतिशीलता भी कहते हैं। सांस्कृतिक गतिशीलता भी कहते हैं। वे कहते हैं कि गतिशीलता 2 तरह की होती है। एक होता है उदग्र गतिशीलता और दूसरी होती है क्षैतिज गतिशीलता। उदग्र गतिशीलता में ये बताते हैं कि व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन होता भी है या नहीं भी। क्षैतिज गतिशीलता में स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, स्थान परिवर्तन मुख्य रूप से देखने को मिलता है। उदग्र गतिशीलता को उन्होंने फिर 2 भागों में बांटा है। एक होता है ऊर्ध्वगामी गतिशीलता और दूसरा होता है अधोगामी गतिशीलता, अर्थात अपवर्ड मोबिलिटी और डाउनवर्ड मोबिलिटी। ये सारी बातें सोरोकिन की एक बुक आती है सोशल मोबिलिटी।
जिसमें ये सामाजिक गतिशीलता की चर्चा करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि व्यक्ति के सामाजिक पद में परिवर्तन होता है लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होता है। सामाजिक पद में लेकिन परिवर्तन नहीं होता है, वो कौन सी हो जाएगी? क्षैतिज गतिशीलता, क्योंकि इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो 4 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। इस तरह के इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस तरह से व्यवस्थित तरीके से जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो 4 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है? यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है। ऑप्शन बी कहता है कि यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी कहता है यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है। ऑप्शन डी कहता है यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है, अर्थात प्रकार्यात्मक जो कार्य है वो सामाजिक स्तरीकरण का कौन सा नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और समझ ले कि सामाजिक स्तरीकरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके 3 परिप्रेक्ष्य आते हैं। 3 तरीके से हम सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन करते हैं। पहला होता है संघर्षवादी और दूसरा होता है प्रकार्यवादी और तीसरा होता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। संघर्षवादी में आपको मार्क्स आ जाते हैं जो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, अर्थात कहते हैं कि समाज में जो स्तरीकरण है वो क्या है? वर्ग के आधार पे है। एक होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा हो जाता है सर्वहारा वर्ग। तो इस तरह से स्तर देखने को मिलता है समाज में। वहीं प्रकार्यवादी कहते हैं कि जो सामाजिक स्तरीकरण है वो क्या है? समाज के लिए प्रकार्यवादी, समाज के लिए आवश्यक है, जिसमें आ जाते हैं आपको किंसले डेविस और मोर प्लस इसमें पार्सन्स। कहते हैं कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में स्तरीकरण आवश्यक है। ऐतिहासिक में आ जाते हैं आपको बेवर, वो कहते हैं कि समाज में 2 तरह के लोग होते हैं या यह अवकाश वर्ग की अवधारणा देते हैं, अवकाश वर्ग की अवधारणा देते हैं, जिसमें यह कहते हैं कि 2 तरह के, एक नौकरशाही वाले और दूसरा जनता के प्रतिनिधि होते हैं। कहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि को नौकरशाही की लगाम कस कर रखनी चाहिए। तो इस तरह का इनका स्टेटमेंट है। तो यहाँ जो क्वेश्चन कर रहा है प्रकार्यात्मक रूप से क्या यह नहीं होता है? यह लोगों को अवसर देता है, यह बिल्कुल सही है। यह लोग जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, यह भी सही है, क्योंकि व्यक्ति एक स्टेट से या एक अपने स्तर को उच्च उठाने में एक वो हमेशा प्रयास करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी कहता है कि समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है, यह भी सही है, क्योंकि व्यक्ति अपने से संबंधित जिस भी वो वर्ग का होता है, स्तर का होता है, उसकी वो जिम्मेदारी को वो समझता है। ऑप्शन डी में जो है अयोग्य व्यक्ति की पहचान, यह नहीं होता है, यह प्रकार्यात्मक उपादेय नहीं है। तो 5 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप हैं। दास प्रथा, जागीर, जाति एवं वर्ग। इसका उल्लेख किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया है? ए एम.एन. श्रीनिवास, बी आंद्रे बेतेई, सी बोटोमोर, डी घुरिये। तो यहाँ दास प्रथा, जाति, जागीर और वर्ग की जो बातें हैं, स्तरीकरण के 4 स्वरूप हैं, वह बोटोमोर महोदय देते हैं। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। वहीं आंद्रे बेतेई की बात करें तो वे स्तरीकरण में मुख्य रूप से कास्ट, क्लास एंड पावर, यह इनकी रचना भी है और स्तरीकरण के मुख्य आधार में ये इन 3 चीज़ों को कहते हैं। कहते हैं कि इन्होंने जो अवधारणा दी है वो किस पे है? वेबेरियन मॉडल पर आधारित है, क्योंकि वेबर ने भी इसी तरह की स्तरीकरण से संबंधित अवधारणा दी थी। तो कास्ट, क्लास एंड पावर यह आंद्रे बेतेई की रचना है और स्तरीकरण से संबंधित इनके ये आधार हैं। घुरिये महोदय की बात करें तो वे जाति को या जाति की 6 विशेषताओं की बात करते हैं। 6 विशेषता बताते हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? खंस प्रति निरपेय, खंस प्रति निरपेय,
पेय। एक फॉर्मूला की तरह है, याद करने में आसान होगा। यह क्या है? एक खंडात्मक विभाजन है, खंडात्मक है। इसमें संस्तरण भी पाया जाता है। संस्तरण भी पाया जाता है। इसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं, सहवास इत्यादि से संबंधित प्रतिबंध होती हैं जाति के। इसमें कुछ धर्म इत्यादि से संबंधित निर्योग्यताएं होती हैं और इनमें एक इनका निश्चित पेशा होता है और यह अंतःविवाही होते हैं। तो इस तरह से जाति के जो विशेषताएं हैं और जाति की जो बातें हैं वो घुरिये महोदय करते हैं। तो 6 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ क्या है, हमें मैचिंग करना है कि कौन सा जो स्तरीकरण का स्वरूप है किसने दिया है, यह हमें बताना है। तो यहाँ ऑप्शन ए है प्रकारवादी स्तरीकरण। तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रकारवादी स्तरीकरण की बात कौन करते हैं? डेविस एवं मूर महोदय करते हैं। तो ए का हो जाएगा हमारा 3। ए का कहाँ गया? 3 2 जगह है। दूसरा आता है संघर्षवादी स्तरीकरण। तो संघर्षवादी स्तरीकरण में कौन बात करते हैं? डार्फ महोदय करते हैं। मार्क्स नहीं है तो यहाँ डार्फ है, वो भी संघर्षवादी हैं। तो बी का 4 यहाँ भी 2 जगह मिल गया हमें। नेक्स्ट देखते हैं शक्ति ही निहित स्तरीकरण, अर्थात जिस स्तरीकरण में शक्ति को मुख्य रूप से माना है वो है मिल्स महोदय। तो 6 सी का हो गया हमारा 1। सी का हमारा हो गया 1। आंसर मिल गया डी। आंसर मिल गया हमारा डी और डी का हो जाएगा 2। अब इसकी हम लोग कुछ चर्चा कर ले, व्याख्या कर ले। राइट मिल्स कहते हैं। मिल्स की यहाँ अगर हम देखते हैं तो इन्होंने क्या दिया? स्तरीकरण का शक्ति का सिद्धांत देते हैं। कहते हैं कि शक्ति क्या है? मुख्य रूप से शक्ति 3 लोगों के पास होती है, ई पी एम। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बनाया है। एक होता है मिलिट्री, मैंने यहाँ एम से हो गया मिलिट्री, पी से हो गया पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, अर्थात जो सैनिक लोग हैं। दूसरा राजनीतिक लोग हैं और तीसरा जो आर्थिक रूप से व्यवसायिक लोग हैं या आर्थिक रूप से जो संपन्न लोग हैं। इन तीनों के पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं और इसलिए इन्होंने पावर एलिट की जो अवधारणा दी है इसी से संबंधित दी है। वे कहते हैं कि ये तीनों आपस में मिलकर एक समाज में उच्च वर्ग में होते हैं और ये समाज के अभिजन होते हैं, इसलिए इन्होंने इन्हें एलिट वर्ग में रखा और ये पावर एलिट की अवधारणा दी। दूसरा वेबर की बात करें तो वेबर जो इन्होंने जो यहाँ अर्थ आधारित स्तरीकरण की बात हो रही है, तो वेबर अर्थ के साथ साथ वो बाजार स्थिति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, बाजार स्थिति को, और साथ में शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अर्थ तो मुख्य मानते ही हैं, लेकिन बाजार स्थिति और शक्ति को भी सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार मानते हैं। बाजार स्थिति में इनकी आ जाती है जीवन शैली, अर्थात लाइफ चांसेस या जीवन स्तर। अर्थ से इनके आय से संबंधित है और शक्ति से इन्हें राजनीतिक जो लोग होते हैं उनके पास शक्ति होती है। तो इस तरह से वेबर मुख्य रूप से 3 चीज़ को आधार मानते हैं। इनका अवधारणा है क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। यह इनका एक एस्से है जिसमें वेबर क्लास अर्थात अर्थ से संबंधित जो वर्ग बनते हैं, स्टेटस समाज में जो इनकी स्थिति है उससे उनका स्टेटस निर्धारण होता है और पार्टी से उनके पावर का निर्धारण होता है। तो स्तरीकरण के उन्होंने 3 आधार दिए हैं। डेविस एवं मूर प्रकारवादी हैं। डर्फ यहाँ सत्ता को मुख्य रूप से मानते हैं, सत्ता को स्तरीकरण का मुख्य आधार मानते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने 3 तरह के वर्गों की बात की है। तो 7 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन है? ए सकल आयामी, बी द्विआयामी, सी त्रिआयामी, डी चतुरायामी। तो मैक्स वेबर का जो उपागम है वो क्या है? त्रिआयामी है। तो 8 का आंसर हमारा हो गया सी। त्रिआयामी में ये क्या रखते हैं? एक रखते हैं यह अर्थ, दूसरा रखते हैं बाजार स्थिति और तीसरा रखते हैं यह शक्ति अर्थात पावर। 3 आधार बताते हैं सामाजिक स्तरीकरण के। अर्थ
अर्थात इनके आय से संबंधित है। बाजार स्थिति अर्थात इनके जैसी लाइफ स्टाइल होगी या जैसे लाइफ चांसेस होंगे उसी के आधार पर बाजार स्थिति व्यक्ति की स्थिति होती है। शक्ति से यह क्या है, राजनीति से संबंधित है, राजनीति से इन्हें शक्ति मिलती है। तो आय से हो गया, ये वर्ग का निर्माण करते हैं। और लाइफ स्टाइल या लाइफ चांसेस से इनके सामाजिक परिस्थिति की बात होती है, परिस्थिति निर्धारण होती है। और राजनीति से इन्हें शक्ति मिलती है या सत्ता मिलती है। तो इस तरह से इनकी जो धारणा हो गई, क्लास, स्टेटस एंड पावर, यह 3 मुख्य आधार हैं स्तरीकरण के। इसे याद रखिएगा, CPS याद करने की या CSP, ये कंटिन्यूस ऐसे हो जाएगा, CSP याद करने के लिए अच्छा रहेगा। इसी से संबंधित वो एक एस्से लिखते हैं जिसमें क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, यह वेबर की एक बुक है। नोट करिएगा, लिप्सिट एवं बेनेडिक्ट की एक बुक आती है, वो है क्लास, स्टेटस एंड पावर। और यहीं आंद्रे वेतेई को भी हम देखते हैं, ऊपर लिख देती हूँ मैं, यहाँ स्पेस नहीं है। आंद्रे वेतेई यहाँ आ जाते हैं। इन्होंने भी जो स्तरीकरण का अध्ययन किया वो क्या, बेवेरियन मॉडल पे किया। इसी को आधार मानते हुए उन्होंने कास्ट, क्लास एंड पावर की अवधारणा देते हैं। कास्ट, क्लास एंड पावर की इनकी बुक भी है और इसी के आधार पर उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को व्याख्या किया है। तो इस तरह से यहाँ जो भी चीज़ें हैं उसे नोट कर लीजिएगा। एक चार्ट के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही इजीली उसे हम समझ पाते हैं, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे आया, ये वर्ड मैक्स वेबर ने कहाँ इस्तेमाल किया है, कैसे इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नोट कर लीजिएगा, लाइफ स्टाइल और लाइफ चांसेस है, यह भी एक अवधारणा के रूप में पूछता है कि यह किसने दिया है या यह शब्द किसने दिया है। ध्यान रहे, ये मैक्स वेबर का है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। 8 का आंसर हो गया हम लोग का यहाँ C। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक व्यक्ति जो श्रमिक बनने के लिए बिजली मिस्त्री के कार्य को छोड़ देता है, एक उदाहरण है। ऊर्ध्व गतिशीलता की, B क्षैतिज गतिशीलता की, C सामाजिक गतिशीलता की, D व्यावसायिक गतिशीलता की। तो यहाँ एक व्यक्ति जो श्रमिक बनने के लिए बिजली मिस्त्री का काम छोड़ देता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ बिजली मिस्त्री अर्थात यह स्किल्ड व्यक्ति है जो कि अनस्किल्ड वर्क करने जा रहा है, लेबर का काम करने जा रहा है। तो यह आ जाएगा आपको ऊर्ध्व गतिशीलता के अंतर्गत। ऊर्ध्व गतिशीलता में क्या है, 2 तरह की है, एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है। तो यह गतिशीलता किस में आ जाएगी, डाउनवर्ड अर्थात अधोगामी गतिशीलता के अंतर्गत आएगी। क्षैतिज गतिशीलता और ऊर्ध्व गतिशीलता की बात हमने पिछले क्वेश्चन में कर ली। सामाजिक गतिशीलता से ये सारे टर्म संबंधित है। अब यहाँ व्यावसायिक गतिशीलता की जो बात आती है तो सोरोकिन महोदय 2 और गतिशीलता की बात करते हैं, कहते हैं कि अंतः व्यावसायिक गतिशीलता, अंतः व्यावसायिक गतिशीलता और अंतर व्यावसायिक गतिशीलता, अंतर व्यावसायिक गतिशीलता, ये क्या है, यह भी सोरोकिन महोदय ने दिया हुआ है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विभेदीकरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए तटस्थ प्रणाली, B चेतन प्रक्रिया, C सर्वव्यापी प्रक्रिया, D व्यक्तिक प्रक्रिया। तो यहाँ विभेदीकरण क्या है, कौन सी नहीं है, यह पूछ रहा है। तो यह एक तटस्थ प्रणाली है, बिल्कुल सही है। यह एक चेतन प्रक्रिया है, यह भी बिल्कुल सही है। यह एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह एक व्यक्तिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह अव्यक्तिक प्रक्रिया है, अव्यक्तिक प्रक्रिया है। यह मूर्त होती है, अर्थात स्पष्ट लक्षणों के आधार पर हम लोगों के बीच में अंतर करते हैं, लेकिन उनमें उच्चता निम्नता की भावना नहीं होती है। यह एक तटस्थ प्रणाली है, यह तटस्थ व्यवस्था है। तो इसमें जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे आपके लिंग,
आयु इत्यादि जो भी चीज़ें जो स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखती हैं, लेकिन हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। यह किसका कथन है कि असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है, यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है? ए गिन्सबर्ग, बी गिटलर, सी अबे-डुबोय, डी सोरोकिन। यह एक परिभाषा है और यह परिभाषा किससे संबंधित है? असमानता से। और इस परिभाषा में असमानता किसके बारे में बात करी है? संस्कृतियों की विशेषता बताई गई है। असमानता को संस्कृतियों की विशेषता बताई गई है। तो यह परिभाषा किसकी हो जाएगी? 11 का बी। परिभाषाओं को याद करने के लिए सिर्फ इस तरह से वर्ड्स पकड़ने होते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, परिभाषा को याद करना ही पड़ता है। तो 11 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। सोरोकिन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले जो क्वेश्चन है उसमें देखा। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।